नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी निकल कर आएंगी तो उसके दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है उस पर भी नजर डालेंगे। और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। 80 अंकों की गिरावट के साथ 24,000 के नीचे फिर एक बार फिसलता हुआ। याद रखें, कल के सत्र में चौथे दिन लगातार भारतीय बाजारों में गिरावट दिखी। 250 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया और आज फिर एक बार कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों के संकेत कैसे हैं और कमोडिटी मार्केट में कैसा एक्शन दिखा है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और परसों की अमेरिकी बाजारों की गिरावट के बाद कल सुस्ती रही अमेरिकी बाजारों में, लेकिन इसके अलावा कौन से बड़े ट्रिगर्स रहे? जी शेषा, देखिए कल शाम को जिन्होंने डाउ फ्यूचर्स का लेवल देखा होगा और सुबह उठकर जिन्होंने फिर डाउ की क्लोजिंग देखी होगी वो थोड़े निराश हुए होंगे, क्योंकि 300 अंकों पर डाउ फ्यूचर दिख रहा था और डाउ की शुरुआत भी वैसी हुई थी, अच्छी हुई थी। लेकिन सारे के सारे गेंस को इरेज करके डाउ जोन्स दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है और ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो 340 अंकों के आसपास की हमने नरमी देखी। डाउ जोन्स हार्डली 15 अंक 0.04% ये तेजी रही है। हालांकि देखिए अच्छी चीज़ ये रही कि जो कह सकते हैं फॉलो अप सेलिंग वो वहाँ के बाजार में आती हुई नहीं दिखी, क्योंकि नेस्डेक में 20 अंकों की हल्की सी नरमी रही। आप S&P 500 देखिए वहाँ पर भी बिल्कुल 5 अंकों की हल्की सी नरमी। तो लगातार 10 दिनों का सेल ऑफ था डाउ में, जो कि 1974 के बाद ये सबसे लंबा दौर था बिकवाली का। अब यूएस फेड ने जो कॉशियस स्टांस दिया है 2025 के लिए और ये कहा है कि दरों में शायद उतनी कटौती नहीं होगी जितनी बाजार पहले उम्मीद करके चला था, या फिर पहले यूएस फेड ने ही जो संकेत दिए थे सितंबर के डॉट प्लॉट में कि 4 रेट कट आएंगे 0.25% की। अब उम्मीद ये है कि नहीं 4 नहीं 2 ही आएंगे और बाजारों को इससे काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई थी। तो कल के बाजार में हमने वोलेटिलिटी देखी, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पर और वहाँ का जो इंडिकेटर है विक्स वो करीब करीब 15% के उछाल के साथ हमने देखा, 74% के उछाल के साथ पहुँच गया वो करीब करीब 27.5 के आसपास। विक्स में ये एक दिन की जो उछाल है ये वहाँ की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट है। इसके पहले 2018 में हमने देखा था विक्स में करीब 115% के आसपास का उछाल आया था, 35 के ऊपर की भी रीडिंग निकल गई थी। तो वहाँ पर बाजार में अभी भी फियर है, अभी भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाला माहौल है। बस एक अच्छी चीज़ ये रही कि जो फॉलोअप सेलिंग की जो आशंका थी वो बाजार में नहीं आई, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि शायद ओवर रिएक्शन था। डाउ का 1100 पॉइंट टूट जाना ये थोड़ा ओवर रिएक्शन था और बाजार अब थोड़े से चूंकि मैच्योर हैं तो जल्दी उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी कह सकते हैं ये विक्स को देखकर कि खतरा अभी भी टला नहीं है। एक और चीज़ जो इक्विटी मार्केट के निवेशकों को थोड़ा परेशान कर रही होगी वहाँ पर, वो है बॉन्ड यील्ड में बढ़त। कल हमने बताया था कि ये 4.5% के ऊपर बॉन्ड यील्ड निकली थी। आज की जो रीडिंग है बॉन्ड यील्ड की वो है 4.55% के आसपास की। तो बॉन्ड यील्ड में स्पाइक भी इक्विटी मार्केट से जो ट्रेडर्स हो या फिर जो निवेशक हैं उनको थोड़ी दूर करती है। तो अभी देखने वाली चीज़ होगी। आज वहाँ आखिरी सत्र है कारोबारी सत्र। हालांकि एक और चीज़ थी जो थोड़े खतरे के तौर पर मंडरा रही थी, वो थी यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन का टेंशन था। हालांकि उसको दूर कर लिया गया है। रिपब्लिकन्स के बीच में शॉर्ट टर्म फंडिंग डील को लेकर सहमति बन गई है, तो ये खतरा कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा टलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप एशिया बाजारों को देखेंगे तो एशिया बाजारों से मिले जो संकेत है, ये गिफ्ट निफ्टी तो आपको दिखाई रहा है खराब ओपनिंग के संकेत, करीब 86 अंक नीचे। निक्केई और हैंगसेंग ये 2 बाजार हैं जहां पर हल्की हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो रेड दिख रही है। कमोडिटीज के फ्रंट पर बात करें, ओवर सप्लाई की टेंशन है क्रूड को लेकर
और उसके चलते हम देख रहे हैं कि भाव थोड़ा सा नीचे आया है, 72 साढ़े 72 डॉलर के आसपास है। हालांकि एक रेंज रहा, अगर आप देखेंगे पिछले महीने एक महीने भर में तो 70 से 75 डॉलर के आसपास की रेंज रही कच्चे तेल की। लेकिन क्रूड में नरमी ये हमारे लिए एक ठीक चीज़ है। आज OMCs पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी, जहां पर हमने कल के सत्र में भी देखा था कि ठीक ठाक बाइंग आई थी OMCs में। कुछ गिने चुने स्पेसिस थी जहां पर कल बाइंग थी, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी थे, IOC, BP, HP, ये तीनों के तीनों शेयर। सोने की बात करें, अब सोने में भी कमजोरी आई है और सोने का जो भाव है गिर के आ गया है 2600 डॉलर के आसपास का। तो संकेत आज हम बहुत खराब भी नहीं कहेंगे, अच्छे भी नहीं कहेंगे, न्यूट्रल टाइप के संकेत हैं। और गिफ्ट निफ्टी आपको जो दिखा रहा है 85 अंक नीचे, शायद एक कमजोर ओपनिंग के बाद हो सकता है कि फिर से थोड़ी सी स्ट्रेंथ लोअर लेवल पर आए। हालांकि एक टेंशन बाजार के लिए है और वो है FIs की बिकवाली का आंकड़ा। कल भी जैसे कि आशंका थी FIs की बिकवाली कल हुई है, देखते हैं कि आगे के आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो थोड़ा सा ट्रेडर्स सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और लाइट भी रहने की उनके लिए एडवाइस होगी। ओवरऑल संकेत अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं है, न्यूट्रल संकेत है। गिफ्ट निफ्टी शायद आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर रिएक्शन ये भी दिखा रहा है। बिल्कुल, गिफ्ट निफ्टी में ओवर रिएक्शन, लेकिन ग्लोबल बाजारों के संकेत मिले जुले। करीब 80 से 90 अंकों की गिरावट के साथ कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। और अभिषेक ने FIIs के आंकड़ों की बात की थी, उस पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। FIIs ने कल फिर एक बार बिकवाली की, करीब 4200 करोड़ की। वही DIIs ने करीब 4000 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में की। इनफैक्ट कैश मार्केट में ही नहीं, FNO में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में भारी बिकवाली दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1500 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 80,000 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3000 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 200 करोड़ की बिकवाली। तो काफी कमजोरी का दिन था कल। 250 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है ये बताने के लिए अब हमारे साथ अंश स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। कल की गिरावट के बाद आज ट्रेंड कैसा रह सकता है और कौन से लेवल्स पर हम नजर रखें? बिल्कुल, कल की गिरावट थी, ये 14 सेशन है जब हमें लगातार बिकवाली दिख रही है। 3 वीक लो लेवल भी टच किया, लेकिन फिर भी अगर आप चार्ट पे देखें तो 200 DA में जो होता है वहां के आसपास ही हमें निफ्टी थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। जहां से निफ्टी ने रिवर्स मारा वो 200 DA के थोड़े ऊपर का ही लेवल था। ये अगर सपोर्ट देखें तो 23,850 से लेके 23,900 के बीच का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है। कल भी हमने यही सपोर्ट बताया था, कल का लो भी यहाँ पर ही लगा है। 200 DA में भी इसके ही थोड़ा नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है जहां पे अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ सकती है। अगर हम ये तोड़ते हैं तो सीधे फिर रास्ता निकलता है नीचे 23,550 से लेके 23,600 के बीच का, वहां पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ नजर आता है। रेजिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। अब ऊपर की तरफ देखें तो पहला रेजिस्टेंस हमें 24,150 पर नजर आता है। अब पिछले सेशन में जो गैप डाउन हुआ था वो गैप जहां जाकर कवर होता है वो लेवल है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज दिख सकते हैं अगर बाजार ऊपर की तरफ आज रिकवरी देता है तो। यहाँ से ऊपर देखें तो दूसरा रेजिस्टेंस सीधे फिर 24,400 पर नजर आता है, जो कि वेडनेसडे का हाई भी है। साथ ही साथ 50-20 DA में भी इसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक वैसे तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट DMA लेवल तोड़ चुका है पिछले सेशन में, तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव बायस ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस 52,000 के साइकोलॉजिकल मार्क पे नजर आता है। ये वो लेवल है जहाँ पे गैप फिल होगा। साथ ही साथ 50 और 100 DMA भी बीच में ही बनते हुए दिख रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है ऊपर की तरफ। अगर हम सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट यहाँ पे हमें 51,300 पे नजर आता है। सेम हमने कल भी मेंशन किया था और पिछले सेशन का लो भी यहाँ पर ही लगा था, तो यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी के मौके बन सकते हैं। अगर ये तोड़ता है तो सीधे फिर 600 पॉइंट नीचे जाकर 50,700 पर बनता हुआ दिखता है अगला सपोर्ट। ओवरऑल बाजार देखें तो रुपी जैसे कि 85 क्रॉस कर चुका है, बॉन्ड यील्ड भी 3 वीक हाई पे है, तो थोड़ा सा नेगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शायद थोड़ा आज कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करने की ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, तो कंसोलिडेशन की उम्मीद आज के सत्र में कल की भारी गिरावट के बाद, और इन लेवल्स पर आप नजर रखें। निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स अंश ने आपको बताया। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे
साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ हेमेन कपाड़िया भी जुड़ चुके हैं। हेमेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। अंश का मानना है कि आज के सत्र में कंसोलिडेशन दिखाई देगा, आपकी क्या राय होगी और क्या रणनीति बनानी चाहिए? A very good morning to you. Thank you for having me on the show. अब निफ्टी सपोर्ट के आसपास है जैसे अंश ने भी बताया, और मेरा लेवल 23,894 का है सपोर्ट लेवल, और एक कल नेगेटिव गैप भी हुआ है। वो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही निफ्टी भरने की कोशिश करेगा और शायद भर भी देगा। तो बहुत ही ओवरसोल्ड है मार्केट। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो रिलेटिवली डाउनसाइड लिमिटेड है, लेकिन यस अभी तक रिवर्सल के कोई साइंस नहीं है और बेस बनने की भी कोशिश अभी तक नहीं है। मतलब जो डाउनवर्ड मोमेंटम है कंटिन्यू है। सो निफ्टी एटलीस्ट इंडेक्स को ट्रेड नहीं करें, अवॉइड करें, स्टॉक स्पेसिफिक ही रहें, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद और जिस हिसाब से गैप हुए हैं, शॉर्ट करने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद अपने फेवर में नहीं रहे। सो शॉर्ट की सलाह नहीं है। आई थिंक निफ्टी में थोड़ा न्यूट्रल स्टैंस रखें और टाइम बिंग थोड़ी गिरावट रुक सकती है। बिल्कुल, तो निफ्टी पर न्यूट्रल स्टैंस और कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो पहला स्टॉक रहेगा जहाँ पे बाई कॉल रहेगा, वो है बायोकॉन। कल अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है बायोकॉन ने। अगर आप इंट्राडे 60 मिनट्स के चार्ट देखेंगे 60 मिनट के, तो वहाँ पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाय दे चुके हैं। मतलब 381 से लेकर 342 तक गिरावट हुई है। एक रिकवरी, एक बाउंस की उम्मीद है। 350 के आसपास की एंट्री जो क्लोजिंग के आसपास है। 346 का स्टॉप लॉस और 358 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 बाई कॉल रहेगा। और जो दूसरा स्टॉक है वहां पे भी बाई कॉल रहेगा, वो है मैरिको। 5 ट्रेडिंग सेशन से साइडवेज मूवमेंट है। कल 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बन दिया है। डेली चार्ट पे तो मैकेनिकल इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। इंट्राडे चार्ट से भी क्रॉसओवर बाय आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी एक बाउंस नहीं, लेकिन एक रिकवरी की जरूर उम्मीद कर सकते हैं। 640 की एंट्री, 635 का स्टॉप लॉस और 650 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। निजी सेक्टर से मैरिको पर खरीदारी की राय, 650 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसके अलावा फार्मा सेक्टर से बायोकॉन पर भी हेमेन ने खरीदारी की राय दी है, जहां पर 358 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। 346 का आप स्टॉप लॉस रखें। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे। और इस बीच हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे पहले तो IT सेक्टर पर नजर रहेगी। एक्सेंचर के नतीजे तो आए, उसके बाद अमेरिकी बाजार में एक्सेंचर के स्टॉक में अच्छी खासी तेजी दिखी। उन्होंने गाइडेंस बढ़ाई, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट इंडियन IT सेक्टर पर दिखेगा। बताएं एक्सेंचर और जिसके चलते IT सेक्टर और उसके अलावा कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक्सेंचर के साथ जैसे हमने देखा था कि एक्सेंचर के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं और सबसे बड़ा अपडेट कहीं पे काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट जो है IT सेक्टर पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो फर्स्ट क्वार्टर में हमने देखा 9% का इंक्रीज़ था। EPS में कहीं पे 16% का इंक्रीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि FY25 के लिए उन्होंने जो गाइडेंस है वो बढ़ा दिया है। अभी 4 to 7% का गाइडेंस दिया है, जो कि पहले 3 to 6% का था। अगर हम नियर टर्म की बात करें तो अगले ही क्वार्टर में उनका मानना यह है कि कहीं पे 5 to 9% का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ जनरेटिव AI के बीच में भी कहीं पे एक $1.2 बिलियन का ऑर्डर इनफ्लो उनको देखने को मिला। और इसके चलते एक पॉजिटिव अपडेट जो है पूरे IT सेक्टर के लिए हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव अपडेट आया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं Hyundai मोटर्स का। यहाँ पे 2 अपडेट्स है। कंपनी जो है उसने अमरा राजा के साथ पार्टनरशिप की है। इसके चलते हुए कहीं पे कंपनी फर्स्ट ऑटोमेकर बनेगी जो मेक इन इंडिया बैटरी से टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करेगी। इसी के साथ साथ कंपनी ने बाइंडिंग टर्म शीट भी साइन किया है
एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के साथ, जहां पे बैटरी सेल्स के लिए कंपनी जो है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के साथ खरीदने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं भारतीय एयरटेल की, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो। कंपनी ने 3,600 करोड़ का जो भी ड्यूज़ था स्पेक्ट्रम से रिलेटेड 2016 का, वो प्रीपे कर दिया है। अगर हम टोटल ड्यूज़ की बात करें तो लगभग 28,000 करोड़ से भी ज़्यादा ये जो ड्यूज़ है वो कंपनी ने इसी साल में प्रीपे किया है। इसके अलावा बात करते हैं हुडको की, इस कंपनी पर नज़र बनी रहेगी क्योंकि यहाँ पे कहीं पे कंपनी की मीटिंग होने वाली है 26 दिसंबर को, जहाँ पे कंपनी जो है वो फंड रेजिंग के बारे में कुछ डिस्कशन कर सकती है। माजगांव डॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव इन्फ्लो आ रहा है। कंपनी ने 2 चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो चालू किया है। सबसे पहले एक फर्स्ट जो पेट्रोल व्हीकल था, वेसल था, इसका प्रोडक्शन उन्होंने चालू किया है। अगर हम बात करें इस टोटल ऑर्डर की तो 14 वेसल्स की ये ऑर्डर है जिसका वैल्यू है 1070 करोड़ रुपीज़। एंड दूसरा जो है वहाँ पे प्रोडक्शन उन्होंने एक सेकेंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल का भी चालू किया है, जिसका अगर हम बात करें टोटल प्रोजेक्ट का तो 6 वेसल्स का प्रोजेक्ट है जिसकी टोटल वैल्यू है 1614 करोड़ रुपीज़। तो कहीं पे एक एग्जीक्यूशन जो है वो माजगांव डॉक की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं मुथूट माइक्रोफिन की, यहाँ पे हमने देखा कि कहीं पे मैनेजमेंट में चेंज होते हुए हमें देखने को मिला है। मिस्टर मुथूट, थॉमस मुथूट जो है उन्होंने रिजाइन किया है, एक्चुअली रीडेजिग्नेट हुआ है वो एमडी के पोजीशन से, अभी वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे। और इसी के साथ साथ मिस्टर थॉमस मुथूट जॉन जो है उनको अपॉइंट किया है उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर। इसके अलावा बात करते हैं एचसीसी की, हमने देखा था कि कंपनी ने क्यूआईपी लॉन्च किया था। क्यूआईपी जो है वो सक्सेसफुली क्लोज हुआ है, कंपनी ने लगभग 600 करोड़ रेज किए हैं और जो इशू प्राइस है वो 43.01 रुपीज़ है, जो कि लगभग 5% डिस्काउंट प्राइस पे है फ्लोर प्राइस के। और आखिर में बात करते हैं कहीं पे रेमंड की, क्योंकि एनसीएलटी ने अभी कहीं पे फर्स्ट मोशन जो है उसको डिस्पोज किया है, जो स्कीम ऑफ अमालगमेशन था रेमंड और लेमंड रियल्टी का। तो इसके चलते यहाँ पे भी एक पॉजिटिव आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे आज हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स खबरों के लिहाज से आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। एनसीएलटी से अप्रूवल के चलते रेमंड, इसके अलावा आईटी सेक्टर पर तो नज़र रहेगी और कई सारी डील्स भी हुई है, तो यहाँ पर भी अपनी नज़र रखें। लेकिन इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहाँ पर निकल कर आई है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। ऑटो सेक्टर पर कुछ रिपोर्ट्स आई है और इसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स होंगी, बताएं। जी आशीषा, ऑटो सेक्टर पे तो रिपोर्ट आई है, लेकिन यहाँ पे नोवामा की एक रिपोर्ट आ रही है एसआरएफ पर, और उन्होंने जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 2672 का रखा है। उनका कहना है कि एसआरएफ ने जो है Q2 FY25 में कुछ चैलेंजेस फेस किए सेल्स में, लेकिन Q4 FY25 में जो चैलेंजेस है सेल्स में वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और एसआरएफ का जो स्पेशलिटी केमिकल है वो 20 से 25% CAGR पर एक्सपांड हो सकता है अगले 5 सालों में, और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे FY26 में। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, यहाँ पे 2 रिपोर्ट आई है, CLSA और जेफरीज की। तो सबसे पहले बात करते हैं CLSA का क्या कहना है ऑटो सेक्टर पर। तो उनका कहना है कि जो बजाज ऑटो ने जो चेतक लॉन्च किया है, जिसके चलते बजाज ऑटो को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मार्केट शेयर जो है गेन करने में हेल्प किया है, और सब्सिडी कट के बाद इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के सेल्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और जो एडॉप्शन रेट है वो राइज हो रहा है लोअर एडॉप्शन स्टेट में और रूरल मार्केट में। नए चीपर मॉड्यूल्स लॉन्च जो है हेल्प कर रहे हैं OEMs को मार्केट शेयर गेन करने में, और जो नए लॉन्च है वो ड्राइव करेंगे ग्रोथ और एडॉप्शन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में। अब बात करते हैं जेफरीज की, जहाँ पर जेफरीज ने भी नोट निकाली ऑटो सेक्टर पर, और उनका कहना है कि जो EV पेनिट्रेशन है टू व्हीलर में वो स्टैग्नेंट रहा है पिछले 2 साल में 4 से 7% पर, और ये तब है जब OEMs ने जो है सस्ते मॉडल लॉन्च किए हैं। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट शेयर में ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं लॉस होते हुए दिख रहा है, और दिसंबर MTT में 33 नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर जो है बजाज ऑटो और दूसरे नंबर पर TVS है। इसी के साथ साथ जेफरीज के जो टॉप 3 पिक है ऑटो सेक्टर के, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, TVS मोटर और ऑटो सेक्टर में है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स ऑटो सेक्टर के जहां पर नजर रहेगी, और इसके अलावा SRF पर भी रिपोर्ट आई है, इस पर भी अपनी नजर रखें। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और परसों फेडरल रिजर्व की बैठक और कमेंट्री के बाद कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन दिखा और सोने में फिर एक बार दबाव दिखा है। सबसे पहले सोने और चांदी, यहाँ पर क्या रणनीति होगी?
देखिए अभी हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल अभी सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो गोल्ड के अंदर फिलहाल बिकवाली का ट्रेड रहेगा। गोल्ड में करीबन 76,000 के आसपास बिकवाली करें, 76,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 75,300 देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल गोल्ड सिल्वर में एक नेगेटिव ट्रेंड है, यहाँ पे बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो गोल्ड में बिकवाली का ट्रेंड 75,300 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा क्रूड ऑयल मार्केट पर आपकी क्या राय होगी? देखिए अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड काफी फ्लैट में है, बट मुझे लगता है कि क्रूड के मुकाबले नेचुरल गैस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमने एक अच्छी खासी रिकवरी नेचुरल गैस में देखी है, तो नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 288 में स्टॉप लॉस 284 का लगाए, टारगेट करीबन 304 तक देखने को मिल सकता है। तो एनर्जी सेगमेंट में हमें लगता है कि नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। और बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी और क्या रणनीति बनानी चाहिए यहाँ पर? देखिए बेस मेटल में कॉपर में एक थोड़ी सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। हमें लगता है कि कॉपर में अभी और नरमी देखी जा सकती है, तो कॉपर में बिकवाली के साथ ट्रेड ले करीबन 804 में स्टॉप लॉस 809 का लगाएं, टारगेट 794 तक देखने को मिल सकता है। क्या तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। अनुज बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे। 100 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार, कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।